हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक नए क्रिएटर को सब्सक्राइबर्स की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे साइंस बायोलॉजी की क्लास और इसमें हम लोग देखेंगे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन और इस एक्सप्लेनेशन में आपको 5 से 10 फैक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस सारे फैक्ट भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? इन विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन द फूड चैन? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होती है? उत्पादक। और सबसे अंतिम में कौन होते हैं? अपघटक, ठीक है। यानी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और सबसे अंतिम में अपघटक आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? इन विच ब्रांच डू यू स्टडी फ्लावरिंग प्लांट्स? तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन हम किस शाखा में करेंगे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेंड्रोगैम्स के अंतर्गत करेंगे। पुष्पीय पौधे या फेंड्रोगैम्स फूल, फल और बीज विकसित होने वाले पौधों को पुष्पीय पौधे यानी फेंड्रोगैम्स पौधे कहते हैं। और इनके 2 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म और दूसरा अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। आवृत बीजी क्या होता है? आवृत बीजी पौधे पादप जगत में सरोज पौधे होते हैं और ये ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर ढके रहते हैं। अनावृत बीजी क्या होता है यानी जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके बीज फल में नहीं ढके रहते अनावृत बीजी कहलाते हैं और इसकी करीब 700 जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, फैक्ट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इन सभी फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं। अधोलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्चेरिया जीवाणु प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं और एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं के कलाविहीन केंद्रक को आरंभिक केंद्र कहते हैं। इन कोशिकाओं में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंत प्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को कर लेते हैं। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इबोला वायरस? इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो इबोला वायरस का नाम एक नदी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नदी से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इन द नेम ऑफ रिवर। इबोला एक विषाणु है। यह वर्तमान में एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है और यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 10% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी? 1973 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी, ठीक है। तो कर लेते हैं अगला प्रश्न।
डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है? हु मेड द कैरेक्टर इन द एंड ऑफ डीएनए? डीएनए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? घुमावदार छड़ी की तरह होती है। आप देख सकते हैं डीएनए की संरचना यहाँ तस्वीर में, ठीक है। डीएनए का अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बना है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड के नाम क्या क्या हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। दोस्तों ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इन सभी फैक्ट को एक कलम कॉपी लेके नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न कर लेते हैं। तो छठा प्रश्न है कि लाइकेन क्या है? व्हाट इज़ लाइकेन? तो लाइकेन क्या है? तो लाइकेन यहाँ पर सहजीवी है, सिम्बायोटिक। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। और वे आधार क्या क्या है? तो आप वृक्षों की पत्तियाँ, छाल, प्राचीन दीवारें, चट्टान और पत्थर, ठीक है, ये सभी पर जो है लाइकेन पाए जाते हैं। और लाइकेन का आप चित्र देख सकते हैं, इस तरह की लाइकेन होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल में नीले हरे शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स ब्लू ग्रीन एल्गी आर मेनली यूज ए बायो फर्टिलाइजर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? पैडी यानी धान में उपयोग किया जाता है। नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ठीक है। जीवाणुओं के नीले रंग के कारण इनका नाम साइनोबैक्टीरिया पड़ा है। नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में यानी कम मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और यह धान के फसल को 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी खाद्य प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है। और यह धान के खेत में नीले हरे शैवाल के अवशेष से बने खाद्य के द्वारा उसकी गुणवत्ता और ऊर्ध्वा कायम रखने में मदद साबित करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। क्यों सोना हानिकारक है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। स्लीपिंग अंडर ए ट्री एट नाइट इज़ हार्मफुल बिकॉज द ट्री लिव्स एट। क्या कारण है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि रात में पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, आसान प्रश्न है। 9वां प्रश्न कर लेते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। द मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन है? मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह हरे पत्तों में पाए जाते हैं और इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और दोनों किस अनुपात में पाए जाते हैं? 3 और 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए कुछ नीलापन लिए हुए हरा रंग का होता है और क्लोरोफिल बी कुछ पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं और क्लोरोफिल बी का भी है यहाँ रासायनिक सूत्र, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्लोरोफिल के यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? हॉकी स्टिक इज़ मेड फ्रॉम। तो हॉकी स्टिक किससे बनाई जाती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोरस एल्बा से बनाई जाती है, फ्रॉम मोरस एल्बा। मोरस एल्बा, ठीक है। सहतूत के फल को ही मोरस एल्बा कहा जाता है, ठीक है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्य आकार का होता है, यानी 10 मीटर से 20 मीटर ऊंचा होता है और तेज़ी से बढ़ता है। इसे संस्कृत में तूत, मराठी में तूती,
तुर्की भाषा में दूत और फारसी, अज़रबैजानी और आर्मेनी भाषाओं में क्या कहा जाता है? तूत कहा जाता है। और रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए याद रखिएगा सफ़ेद तूत का खेती की जाती है, सफ़ेद तूत की खेती की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? विच वेजिटेबल ऑयल इज़ यूज इन मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ? तो वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुम का प्रयोग किया जाता है। कुसुम क्या है? एक प्रकार का फूल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्थेमस टिंकोटोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। व्यावसायिक रूप से इसके बीज से वनस्पति तेल निकालने के लिए खेती की जाती है। और आप देख सकते हैं कुसुम का फूल यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। निम्न में से कौन से संघ में जातियों की संख्या सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कास्ट? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ की जातियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की लगभग 2/3 जातियाँ हैं। ठीक है, कितनी जातियाँ हैं? 2/3 जातियाँ हैं, यानी 40% पाई जाती हैं। और इसमें कीट भी सम्मिलित होती हैं। इनका सिर, वक्ष, उदर में बटा रहता है इनका शरीर के चारों ओर एक खौल जैसी संरचना मिलती है। प्राय सभी खंडों के पार्श्वों की ओर से एक संधियुक्त शाखांग भी होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एक लिंगी होते हैं और जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। और इनके इस संघ के प्रमुख जंतुओं में कौन कौन आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तितली भी आती है आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना कौन है? अस्थि से पेशी को जोड़ने वाली रचना कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कंडरा यानी टेंडन। स्नायुबद्ध क्या होती है? तो स्नायुबद्ध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स कहा जाता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, जो क्या करता है? हड्डी से एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, और इसलिए यह जोड़ों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं जोड़ों में है। लिगामेंट्स रस्सी नुमा तंतुओं के ऐसे समूह होते हैं। आप देख लीजिए रस्सी नुमा है ना, रेड वाला जो है, जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उसे अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इस कारण जोड़ जो है सुचारू रूप से कार्य करते हैं। घुटने का जोड़, घुटने के ऊपर फीमर, ये हड्डी जो है ऊपर का फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और नीचे टिबिया नामक हड्डी से बनता है। और एक क्या है? नीचे टिबिया है। टिबिया 2 भाग में बटा रहता है। ठीक है, इस तरह। तो देख लेते हैं अगला सवाल। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलना चाहिए? हाउ मच आयोडीन शुड ए ह्यूमन गेट डेली? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा डेली 80 ग्राम आयोडीन काफ़ी ज़रूरत होती है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार का प्रमुख पोषक तत्वों में एक है। ठीक है, और आयोडीन हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? याद रखिएगा, एक तो नमक से मिलती है और दूसरा सूर्य की रोशनी से मिलती है। ठीक है, और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां होती हैं। और याद रखिएगा आयोडीन की कमी से गले में क्या हो जाता है? घेंघा हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% नीचे चला जाता है। तो आयोडीन मानव शरीर के लिए कितना उपयोगी है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड म्यूटेनिज्म? इसका सही आंसर हो जाएगा हुगो डी ब्रिज ने। हुगो डी ब्रिज ने। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों,
मेरी वीडियो डेली वाइज आती है, रोज़ आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और ये सभी जो है रोटेशन वाइज आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।